तो आइए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम लेकर के आए हैं बायोलॉजी का 5 VBI क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि धमनी और शिरा में दो अंतर बताइए। धमनी और शिरा में दो अंतर बताइए। तो आपको मैं बता दूं कि धमनी और शिरा, धमनी क्या करता है ना, ये शुद्ध रक्त का वहन करता है। धमनी का क्या काम है, शुद्ध रक्त को इधर ले जाता है, मतलब शुद्ध रक्त का वहन करता है धमनी, और अशुद्ध रक्त का वहन करता है शिरा। बात समझ में आ गया। हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है उसका वहन कौन करता है, धमनी। और CO2 युक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें घुला रहता है वो वाला रक्त कौन वहन करता है, शिरा। तो आप डायरेक्ट याद कीजिए कि शुद्ध रक्त का वहन करता है धमनी और अशुद्ध रक्त का वहन कौन करता है, शिरा। दूसरा अंतर, धमनी जो है ना रुधिर को ये हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। फिर से एक बार, धमनी क्या करता है, रुधिर को यानी रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। जबकि शिरा क्या करता है, ये शरीर से हृदय तक पहुंचाता है। एक बार फिर से, धमनी शुद्ध रक्त का वहन करता है और शिरा अशुद्ध रक्त का वहन करता है। धमनी रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, जबकि शिरा शरीर से हृदय तक पहुंचाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका समीकरण लिखिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है, अब आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसकी सहायता से पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैसी प्रक्रिया या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। आइए इसका बोल रहा है समीकरण लिखिए। तो इसके समीकरण के लिए इसका समीकरण हो जाएगा 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उसके बाद आपको चाहिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, क्लियर। आइए अब ग्लूकोज हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 6H12O6। उसके बाद 6O2 प्लस 6H2O, ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। क्लियर ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे सामग्री देखिए, आप बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है और क्लोरोफिल है और सूर्य का प्रकाश, ये सब चाहिए। ये सब कच्चे सामग्री हो गया किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। और उत्पाद के रूप में हमें क्या क्या मिलता है, उत्पाद के रूप में मिलता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल। क्लियर ना। एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए समीकरण को। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण वैसी अभिक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसके लिए समीकरण ये होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए तीसरा प्रश्न, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। आपको बता दें कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों संवहन उत्तक है। दोनों क्या है, संवहन उत्तक है। चलिए, जाइलम और फ्लोएम क्या है, जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहन उत्तक है। आपको एक सिंपल सी भाषा में याद रखना है कि जाइलम जो है ना, जाइलम ये जल को पहुंचाने का काम करता है। किसको पहुंचाने का काम करता है, जल को। किसको पहुंचाने का काम करता है, जल को। और फ्लोएम खाद्य पदार्थ को यानी खनिज लवण को पहुंचाने का काम करता है। खाद्य पदार्थ यानी कि खनिज लवण को पहुंचाने का काम करता है पौधे के विभिन्न भागों तक। नहीं, पौधे के विभिन्न भागों तक फ्लोएम जो है ना, खाद्य पदार्थ यानी खनिज लवण को पहुंचाने का काम करता है। जबकि जाइलम क्या करता है, जल को पहुंचाने का काम करता है, जड़ से पत्तियों तक। क्लियर ना। जाइलम जो से जल, जाइलम जल को पहुंचाता है और फ्लोएम क्या करता है, खनिज लवण यानी खाद्य पदार्थ को पहुंचाता है पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक।
क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं। जाइलम जल को और फ्लोएम खनिज लवण यानी खाद्य पदार्थ को। आगे बढ़ते हैं। समजात अंगों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। समजात अंग, समजात अंग वे अंग हैं, हम बोल सकते हैं वे अंग जिसकी आधारभूत संरचनाएं एक जैसी होती है लेकिन कार्य उनके अलग अलग होते हैं। एक बार फिर से, समजात अंग वे अंग है जिनकी आधारभूत संरचनाएं एक जैसी होती है, मतलब बनावट जो है ना दोनों का एक जैसी दिखने में लगता है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। यहाँ बोल रहा है उदाहरण भी दे, ठीक है। उदाहरण में जैसे आप ले लीजिए मनुष्य की भुजाएं, भुजाएं ले लीजिए, मनुष्य की भुजाएं, ये जो भुजाएं हैं मनुष्य की भुजाएं हो गया, और पक्षी का पंख, पक्षी का पंख। ये देखिए ये दोनों का जो आधारभूत संरचना है एक जैसी है लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। मनुष्य की भुजाएं उड़ने का काम करती है क्या, नहीं, लेकिन पंख से पंछी क्या होते हैं, उड़ते हैं। इसीलिए ये दोनों जो है ना समजात अंगों के उदाहरण है। समझ में आ गया होगा बात, एक बार फिर से देख लीजिए। समजात अंग ये क्या है, वे अंग जिसकी आधारभूत संरचनाएं एक जैसी होती है लेकिन कार्य उसके भिन्न भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं, समजात अंग। जैसे मनुष्य की भुजाएं और पक्षी का पंख। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, और आगे है कैसे। आपको ये भी बताना है कैसे। तो आपको ये बता दें कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा नाम जानते होंगे आप सब, घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग, घेंगा रोग होता है। कैसे होता है, तो होता क्या है ना कि हमारे शरीर में जो एक थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि ये क्या करता है, थायराइड ग्रंथि क्या करता है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। क्लियर। और थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना अनिवार्य है। मतलब ये है कि यदि आयोडीन कम होगी तो थायरॉक्सिन का संश्लेषण कम होने लगेगा। क्लियर ना। यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना अनिवार्य है, लेकिन जैसे हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा घट जाती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण कम हो जाता है, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि क्या करता है, ज्यादा संश्लेषित करने के चक्कर में वो फूल जाता है, जिसके कारण उसका नाम दे देते हैं घेंगा रोग। क्लियर ना। एक बार फिर से, आयोडीन की कमी होने से थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण कम हो जाता है, जिस कारण थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा स्राव करने के कारण वो फूल जाती है। क्या होती है, फूल जाती है, और उसी का नाम देते हैं हम घेंगा। वो कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग। तो याद रखिए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग। ठीक है। उम्मीद है कि ये सभी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा है तो भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।